नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पूरू धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कब्ज के बारे में। क्योंकि ये जो कब्ज की दिक्कत होती है, कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत होती है, ये हर दूसरे पैरालिसिस पेशेंट को देखने को मिल जाती है। और इस कॉन्स्टिपेशन के पीछे, इस कब्ज के पीछे हमें मल्टीपल कारण मिलते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, सुने, समझें और ये जो कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है इसे ख़त्म करें। क्योंकि ये जो कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज है, ये आपकी रिकवरी में बाधा है। अगर हम इस बाधा को हटा लेते हैं तो हमारी रिकवरी फास्ट हो जाती है। तो अब हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये पहले कब्ज़ होती क्यों है। तो कब्ज़ के मल्टीपल रीज़न होते हैं। पहला जो सबसे कारण हमें कॉमनली देखने को मिलता है जब हम पेशेंट से मिलते हैं, बात करते हैं कि हाँ, अपना पेट के बारे में बताओ, अपनी नींद के बारे में बताओ, यूरिन ढंग से आ रहा है नहीं आ रहा, भूख लग रही है नहीं लग रही, तो उसमें पेशेंट बताता है कि मुझे कॉन्स्टिपेशन बनी हुई है। हम पूछते हैं कि अच्छा ठीक है बताओ कि खाना क्या खाते हो? वो कहता है डॉक्टर साहब मैं सुबह 2 रोटी खाता हूँ, रात को 2 रोटी खाता हूँ। किसके साथ खाता हूँ? दूध से खा लेता हूँ जी। अगर आप दूध से रोटी खा रहे हो, दिन में 4 रोटी खा रहे हो और उम्मीद करते हो कि आपका पेट साफ हो जाएगा रोज़ के रोज़, तो नहीं होने वाला। आपको हर दूसरे दिन पेट साफ होगा या हर तीसरे दिन पेट साफ होगा और पेट हमेशा अफरा रहेगा, गैस बनती रहेगी। क्यों बनती रहेगी? इसको समझने की कोशिश करेंगे। आप जब रोटी बनाते हो, कितना आटा लेते हो? इतना? पेट में इतना ही रहता है? इतना हो जाता है। अब इतना इतना 4 आटा इतना सा हुआ, ये बाहर नहीं आ सकता ना, क्योंकि जो ताकत है वो खींच ली। दूध में कोई रेशा होता नहीं, दूध तो पूरा का पूरा शरीर में लग जाता है या फिर वो यूरिन के रास्ते बाहर आ जाता है, बट वो मल नहीं बनाता है। जब हम अपने खाने के अंदर रेशा बहुत कम लेके जाते हैं तो हमारी मल की मात्रा बनी ही नहीं पाती है और कम मल के वो पास करना मुश्किल हो जाता है, या तो कॉन्स्टिपेशन तभी हमें देखने को मिलती है। ये सबसे बड़ा कारण है। अब कुछ पेशेंट बड़े खुश होंगे, अरे मैं तो दूध नहीं पीता, मैं तो घिया तोरी टिंडा खाता हूँ। उन पेशेंट के अंदर कॉन्स्टिपेशन भी बनी रहेगी। क्यों बनी रहेगी? क्योंकि जब हम घिया तोरी टिंडा जैसी सब्जी खाते हैं, इसके अंदर जो फाइबर होता है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता, वो बहुत ज़्यादा मल नहीं बनाता है। सेहत के लिए अच्छा है बट वो मल नहीं बना रहा है, इसी वजह से पेशेंट को हमें कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलती है। पेशेंट अगर खाना कम खा रहा है या फिर ऐसा खाना खा रहा है जिसके अंदर रेशा कम है, तो कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत कॉमनली हमें देखने को मिल रही है। ये तो हमें समझ में आ गया। और बहुत सारे कारण हैं। अगर पेशेंट पानी कम पीता है तो भी हमें देखने को मिलता है। अगर पेशेंट नॉनवेज ज़्यादा खाता है, मान लो चिकन मटन खाता है, तो भी उसमें कॉन्स्टिपेशन देखने को मिल जाती है। बट मेनली 99% हमें पेशेंट वो मिलते हैं जो खाना कम खा रहे होते हैं। तो पहला बदलाव हमने क्या करना है? हमने अपने खाने पीने के तरीके को बदलना है। कोई भी रोटी प्लेन नहीं खानी। गाजर ली, कद्दूकस करी, उस कद्दूकस गाजर के साथ हमने आटा गूंथ लिया, टेस्टी बन गई रोटी। अब उसे दाल से खाओ, सब्जी से खाओ, क्या फर्क पड़ता है? उसी रोटी ने आपको ताकत ज्यादा दे दी, आटे की भी ताकत मिली और गाजर की भी ताकत मिली। अब इसी तरह से हम और सब्जियों को भी कर सकते हैं। जैसे हमने कर ली, मान लो घिया कर लिया, घिया कद्दूकस कर लिया। अब गाजर के साथ साथ ऐसी बहुत सारी सब्जी हैं जिसको हम कद्दूकस करके रोटी की आटे के साथ गूंथ कर हम ताकत बढ़ा सकते हैं। चाहे वो आपकी बीन्स हैं, उसको आपने काटा, आटे में गूंथ लिया। इसी तरह से प्याज है, गोभी है, शलगम है, जो सब्जी समझ में आए, आटे के साथ गूथा और आपने रोटी बनाई। कुछ पेशेंट कहते हैं डॉक्टर साहब हमें ना ये वाली रोटी का ना टेस्ट पसंद नहीं आता। बहुत कम होते हैं बट होते हैं। हम कहते हैं कि ओके ठीक है, काम करो, आप भरमा बना लो, आप तंदूरी पराठा बना लो। आटे के अंदर आपने जो कद्दूकस की सब्जी है वो डाली और आपने उसका सूखा पराठा बना लिया, तंदूरी पराठा जिसे कहते हैं, वो बना लिया। आप दिन में जितने मर्जी खाओ, खाना टेस्टी हो गया। अब खाना जब टेस्टी होता है ना तो 1-2 रोटी ज़्यादा खाई जाती है। अब ये हमारे को और ज़्यादा ताकत देता है। पहले खाना ताकत दे रहा है और फिर पेट भी साफ़ हो रहा है। क्योंकि जो आपने गाजर खाई, मूली खाई या फिर आपने खीरा खाया, घिया खाया, फलियाँ खाई, गोभी खाई, कुछ भी खाया ना, ये सारा का सारा बॉडी में एब्ज़ॉर्ब नहीं होगा। इसका जो रेशा है ना, वो आपको अगले दिन पास करना ही पड़ेगा और आपका पेट साफ़ होगा। और ये जो रेशा है, ये इंटेस्टाइन्स को साफ़ करता हुआ आएगा। तो हमारी गैस की दिक्कत, एसिडिटी की दिक्कत, पेट दर्द की दिक्कत, वो खत्म। शरीर में ताकत, एनर्जी फील होगी, एक्सरसाइज कर पाओगे। आप अपने खाने के अंदर सब्जियों को जब हम डालते हैं तो हमारा स्टूल एक तो हार्ड नहीं होता और पेट जो है वो रोज साफ होता है। खाना आपने दिन में 3 बार खाना है, पेट भर के खाना है, क्योंकि पूरे दिन आपने एक्सरसाइज करनी है, मेहनत करनी है। अगर आपने खाना ही नहीं खाया है या खाना कम खा रहे हो तो वजन करना शुरू हो जाएगा। अगर वजन कम हो रहा है तो वीकनेस पैदा होगी। अगर वीकनेस पैदा हो रही है तो रिकवरी कैसे होगी? अगर आपको वीकनेस नहीं भी हो रही, जो आपका पेट साफ नहीं हो रहा, एक दिन तो दर्द ही करता रहता है, गैस हो रही है जी, गैस हो रही है जी, गैस हो रही है जी, एसिडिटी हो रही है, एसिडिटी हो रही है, मेरे खाने का मन नहीं है, मेरा ये करने का मन नहीं है। तो इसी वजह से रोज पेट साफ करना, कब्ज से दूर रहना एक पैरालिसिस पेशेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस बात को समझ जाते हैं और अपनी कब्ज पे काम करना शुरू करते हैं, वो भी बिना दवाइयों के, याद रखना दवाई नहीं इस्तेमाल करनी है। क्यों नहीं करनी, मैं आपको किसी और वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। बट हाँ, अगर आपको
कब्ज़ है और आप कब्ज़ की दवाइयाँ खा रहे हो, ये सोचते हो कि इससे इनको ताकत मिलेगी, नहीं, आप वीक होते चले जाओगे। तो आप अपने खाने के अंदर सब्जियों की मात्रा बढ़ाओ, अपनी कब्ज़ को दूर करो और इन पेशेंट की तरह फटाफट ठीक होके दिखाओ। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज हमारे साथ हैं रमेश जी। रमेश जी हैं लखनऊ से। तो रमेश जी, आपका लकवा कब हुआ था? 8 जुलाई को था। 8 जुलाई 2024 को हुआ था। और तब आपकी कंडीशन कैसी थी? तब तो चल नहीं पाते थे, पकड़ के बिल्कुल चल नहीं पाते थे। कुल्ली का ये पकड़ के ले जाते थे उनको लोग। और अभी यहाँ से ट्रीटमेंट कितने टाइम से चल रहा है? अभी साहब 2 1 महीने 2 बार ले गए थे, तो 1 महीने 15 दिन खाए, 15 दिन के बाद में 15 दिन नहीं खाए भी इतनी। अच्छा, ढाई महीने खाई है अभी। हाँ, अब ढाई महीने में सुधार कितना हुआ है? बहुत बढ़िया सुधार हुआ साहब। एक क्या सुधार हुआ बता तो दो। तो साहब चल नहीं पाते, बैठ नहीं पाते थे, चल लेते हैं तो खुल के लेते हैं अब। मतलब चलना उठना बैठना अब शुरू हुआ है। अब शुरू हुआ था। बिना सहारे के चल लेते हो? जी, बिना सहारे चलते हैं साहब। 1-2 किलोमीटर चले जाते साहब। 1-2 किलोमीटर चल लेते हो? जी, ये तो बहुत अच्छा सुधार है आपके अंदर, बट अभी हाथ में अकड़न बहुत है। हाथ ही में कहाँ ठीक से। है, उसका मैं कर रहा हूँ कि अभी ढाई महीने हुए हैं ना, अकड़न का मैं दे रहा हूँ इस बारी कि हाथ आपका सीधा हो जाए। कि जो बाकी हमारे मरीज़ होते हैं लकवे के, जो निराश हो जाते हैं, तो कभी आपको लगा कि आप निराश हो गए? हम निराश नहीं हुए साहब। निराश नहीं हुए, नहीं, हम निराश नहीं हुए साहब। मेहनत करते रहे ना? जी, ठीक है। लकवा जब भी किसी को होता है ना, तो सबसे बड़ी गलती कोई लकवा का मरीज़ क्या कर सकता है, वो है हिम्मत हारना। अगर आपका पेशेंट या आप हिम्मत हार जाते हैं, मेहनत नहीं करते या फिर ये सोचते हैं कि जब आप ठीक हो जाएँगे तब चलना शुरू करेंगे, तो सबसे बड़ी गलतियों में से एक होता है। जिस तरह से रमेश जी हों या बाकी जितने भी आपने हमारे मरीज़ देखे हों, उनमें एक कॉमन चीज़ थी कि वो कभी हिम्मत नहीं हारे हैं। उनके अंदर वो एक शक्ति थी, चाहे वो 10 साल पुराना लकवा था, चाहे ये इनका अभी 1 साल पुराना लकवा क्यों ना हो। उनमें एक इच्छा शक्ति थी कि मुझे ये चीज़ को ठीक करना है। तो जो पेशेंट बिस्तर पे लेटे रहते हैं, बैठे रहते हैं, उनके घरवाले कहते हैं कि नहीं उनको नहीं उठने देना, ये बीमार हैं, बीमार की तरह उनको ट्रीट करते हैं, तो वो मरीज़ कभी ठीक नहीं हो पाते हैं। एक दिन बीच में जाऊँगे तो थेरेपी कराने हम 4 पहिया गाड़ी चलाई थी अपने हाथ से। क्या? अपने हाथ से चलाई 4 पहिया गाड़ी। आप अच्छा 4 पहिया गाड़ी खुद ले गए? मेरा बेटा था नहीं, मेरा ले गया था, कहा मैं खड़ी करो गाड़ी यहाँ लाऊँ के जरा। खुद चला ली गाड़ी आप? अपने हाथ तक ले गए थे, हाँ। अब मत करना दोबारा से, ठीक है? पहले थोड़ा-सा हाथ ठीक होने दो, फिर चलाना। तो ये हिम्मत होती है, बट इस हिम्मत को ज़्यादा इस्तेमाल भी नहीं करते, जैसे रमेश जी ने किया था, खुद गाड़ी चला के चले गए। क्योंकि इसमें रिस्क होता है, आपको भी रिस्क होता है और सड़क पे चलने वाले जो बाकी सारे खुद लोग होते हैं, उनको भी रिस्क होता है। क्योंकि ब्रेक लगाने में अगर थोड़ा-सा भी टाइम ज़्यादा लगता है, तो किसी न किसी को चोट लगने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये जो रमेश जी ने किया, इसका मैं सपोर्ट नहीं करता, इनको भी मना करूँगा कि ऐसा ना करें। ठीक है जी, सुन रहे हो? अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? रिक्शा करके चले जाया करो, बैटरी रिक्शा चलते तो होंगे आपके यहाँ पर। जी, तो उनको कर लिया करो, बट ऐसे मत काम किया करो, ठीक है? तो इसको हम वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, बाकी हम पेशेंट को देखते हैं, इनकी थोड़ी-सी जो स्टिफनेस है उस वाले पार्ट पे काम करते हैं, बट सीखने वाली बात ये है कि आप लोगों ने जो गलतियाँ हैं वो नहीं करनी है, आपने मेहनत रखनी है, बिस्तर पे लेटे-लेटे अगर आप मरीज़ को सिर्फ़ मेडिसिन देते रहोगे तो उससे पेशेंट ठीक नहीं होने वाला, पेशेंट से नहीं चला जा रहा, आपने उनको पकड़ना है, खड़ा करना है, चलाना है। अगर आप ये हिम्मत दिखा देते हो, ये थोड़ी-सी मेहनत कर लेते हो उनके साथ, तो पेशेंट बहुत जल्दी रिकवर होता है, चाहे वो हमारे रमेश जी हों, चाहे हमारे बाबूजी हों, तो बहुत स्पीड से रिकवरी देखने को मिलती है।